हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, एचसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बड़े एग्जाम्स हो चाहे छोटे एग्जाम्स हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े एग्जाम्स में क्या होता है, ये डेफिनेशन टाइप में आ जाते हैं घुमा फिरा के, और छोटे एग्जाम में ये सीधे आ जाते हैं। और आप लास्ट ईयर एचएस का पेपर उठाओगे तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। और आपको बड़ा लेंथी पढ़ने की बजाय अगर जो जल्दी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, जैसे एचसीएस को 1 महीना रह गया है, तो आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? 15% भाग मानव शरीर का प्रोटीन से निर्मित होता है। और हमारे शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें 10 का निर्माण हमारा शरीर खुद ही कर लेता है और 10 की पूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। ठीक है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 10-15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। और मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है। 10 का निर्माण शरीर से होता है और 10 की पूर्ति खाद्य पदार्थों से होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मेरेस्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर एवं मेरेस्मस नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। और आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन गति एवं प्रचलन में सहायता करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो समझ आ रही है ना आपको कितने इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रोटीन का महत्व है वो पढ़ते हैं। ये जीव द्रव्य की भौतिक संरचना को नियंत्रित करते हैं। ये कोशिकाओं के विभिन्न अंगों की रचना में प्रमुख भाग लेते हैं। ये बौद्धिक क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में O2 तथा CO2 का संवहन करते हैं। एंटीबॉडीज के रूप में ये शरीर को विभिन्न प्रकार की व्याधियों से बचाते हैं। प्रोटीन ऊतकों का निर्माण एवं टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करते हैं। इसकी प्राप्ति मतलब कि प्रोटीन की प्राप्ति दूध, अंडे, मांस, पनीर, मछली, दाल, सेम, टमाटर, बादाम, अखरोट, मूंगफली इत्यादि से होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन खत्म। और आप इनको प्लीज अच्छी तरह करना ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। आगे पढ़ते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एवं पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ग्लूकोज। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण मोनोसेकेराइड्स अणुओं के संयोजन से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं उनके बारे में है। पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण किससे होता है? मोनोसेकेराइड्स अणुओं के संयोजन से होता है। मोनोसेकेराइड्स अणुओं के संयोजन से होता है। आगे पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड्स मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। तो यह जल में अघुलनशील होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीसेकेराइड्स किसमें पाया जाता है? पौधों में। और यह घुलनशील है या अघुलनशील? यह
अघुलनशील है जल में, तो यह जल में अघुलनशील है। आगे पढ़ते हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं सेलुलोज, मंड या स्टार्च, काइटिन एवं ग्लाइकोजेन मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। तो सेलुलोज, मंड या स्टार्च, काइटिन एवं ग्लाइकोजेन मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। आगे पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, गन्ना, अंगूर, मीठे फल एवं शहद में मुख्य रूप से शर्करा पाया जाता है, मतलब कि शक्कर पाई जाती है। शर्करा मीठे होते हैं ना, ये खट्टे भी होते हैं। गन्ना, अंगूर, मीठे फल एवं शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शर्करा पाया जाता है। फल एवं सब्जियों में सेलुलोज पाया जाता है। फल एवं सब्जियों में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। गेहूं, चावल, आलू, मक्का, जौ, केला, साबूदाना में मंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अच्छी तरह कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। यह मंड के रूप में संग्रहित ऊर्जा का कार्य करता है। यह मंड के रूप में संग्रहित ऊर्जा का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का एक प्रमुख घटक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का एक प्रमुख घटक होता है। आगे पढ़ते हैं, वसा। वसा के बारे में पढ़ते हैं। यह भी कार्बन, ऑक्सीजन और तथा हाइड्रोजन के संयोजन से निर्मित यौगिक है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 100 ग्राम की वसा की आवश्यकता पड़ती है। यह उसे कहाँ से मिलती है? यह घी, दूध, तेल, मांस से प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं, वसा द्रव अवस्था में तेल कहलाता है। यह जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है। तो वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है। ठीक है, वसा द्रव्य अवस्था में क्या कहलाता है? तेल कहलाता है, और यह जल में अघुलनशील होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है, और वो उसे घी, दूध, तेल, मांस से प्राप्त होती है। वसा का कार्य पढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करती है। संचित भोजन के रूप में इसका उपयोग होता है। वसीय ऊतकों के रूप में ताप नियंत्रण और सुरक्षा में सहायता करती है। आवश्यकता पड़ने पर यह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता पड़ने पर यह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। व्युत्पन्न वसाएं विटामिन डी तथा अनेक हार्मोन्स के संयोजन में भाग लेती हैं। व्युत्पन्न वसाएं विटामिन डी तथा अनेक हार्मोन्स के संयोजन में भाग लेती हैं। यहाँ पर हमारा वसा खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं, खनिज लवण। इसका कार्य ऊतकों का निर्माण करना है, और यह मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। खनिज का क्या कार्य है? इसका कार्य ऊतकों का निर्माण करना है। यह मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं, खनिज लवण का क्या कार्य होता है? लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है। इसी से ही जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। आगे पढ़ते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। लवण ऊतक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि रचना में भाग लेते हैं। हृदय संपदन, चेतना संवहन, पेशी संकुचन आदि में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। तो खनिज लवण का क्या कार्य है? इसका कार्य ऊतकों का निर्माण करना होता है, और यह हमें कहाँ से मिलता है? यह हमें मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, जल पोषक तत्वों का अवशोषण और विभिन्न अंगों में इनका वितरण, ऊतकों में उपापचय क्रिया का होना, शरीर से दूषित पदार्थों का उत्सर्जित होना इत्यादि के लिए जल की आवश्यकता होती है।
पोषक तत्वों का अवशोषण और विभिन्न अंगों में इनका वितरण, ऊतकों में उपापचय क्रिया का होना, शरीर से दूषित पदार्थों का उत्सर्जित होना इत्यादि के लिए जल की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 70% तक जल रहता है। तो एक व्यक्ति के शरीर में कितने प्रतिशत तक जल रहता है? 70% तक जल रहता है। आगे, प्रतिदिन एक व्यक्ति को औसतन 3 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक व्यक्ति को कितना लीटर जल पीना चाहिए? 3 लीटर। आगे पढ़ते हैं। जल के कार्य। जल हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं तथा यह खाद्य पदार्थों के पाचन तथा अवशोषण के लिए आवश्यक हैं। तो जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा। आगे पढ़ते हैं। शरीर में यह विलायक का कार्य करता है जिसमें जीव द्रव्य के अधिकांश पदार्थ घुले रहते हैं तथा जिसमें शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं। अगर हम जल नहीं पीते तो हमारी क्या हालत होती है? हमारे में बिल्कुल ऊर्जा नहीं आती। तो वही कह रखे हैं कि शरीर में यह विलायक का कार्य करता है जिसमें जीव द्रव्य के अधिकांश द्रव्य खुले रहते हैं जिससे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है। यह शरीर के तापक्रम को एक समान बनाए रखता है। यह शरीर में अत्यधिक शोधन करने वाला साधन है और आंसू, पसीना, मूत्र और मल के रूप में अवशिष्ट द्रव्य को बाहर निकालता है। यह समस्त शरीर के ऊतकों एवं तरलों का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारा साइंस का एक टॉपिक यहाँ पूरा होता है। आप इसके नोट्स बना सकते हो और आपको ये मैं फ्री में करवा रही हूँ। जो आप नोट्स बाहर से खरीदते हो या कोचिंग लेके करते हो और जिनकी तैयारी हो रखी है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, जिनकी नहीं हो रखी तो प्लीज़ वो अच्छी तरह कीजिएगा। आप अभी भी प्रीलिम्स HCS का क्लियर कर सकते हो और UP PCS भी कर सकते हो। बस एक बार पढ़ के जाना तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।